कल हमने आपको बताया था कि 1962 के युद्ध की हार भारत की सेना की हार नहीं बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की हार थी, क्योंकि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व को चीन के खतरे से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि सेना के अधिकारियों के सामने कहीं उनका दबदबा कम ना हो जाए। हमने आपको 1959 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया से जुड़ी कुछ बातें कल बताई थी, जिन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के व्यवहार से हताश होकर अपना इस्तीफा तक दे दिया था। वी.के. कृष्ण मेनन किसी की सुनते नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मेनन की कोई बात काटते नहीं थे। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर जनरल थिमैया की बातें नेहरू और वी.के. कृष्ण मेनन उस समय मान लेते तो 1962 के युद्ध का नतीजा कुछ और होता, और यह भी हो सकता था कि चीन हम पर शायद हमला करने की हिम्मत करता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके बारे में आज पूरे देश को पता होना चाहिए। 1959 तक चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा काफी मजबूत कर लिया था। चीन ने मैकमोहन लाइन को भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से खुलेआम इनकार कर दिया था। वो तिब्बत को अपना अभिन्न अंग घोषित कर चुका था और उसने तिब्बत से होते हुए भारतीय सीमा तक हाईवे और सड़कें भी बना ली थी। इनमें एक हाईवे अक्साई चीन के इलाके में बनाया गया था जो भारत की जमीन पर था और जिसे चीन ने पहले कभी विवाद का मुद्दा भी नहीं बनाया था। यानी चीन के इरादे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन चीन के खतरे को देखने की जगह पर भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उस समय लग रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे। उन्हें सिर्फ हिंदी चीनी भाई भाई के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एक ही नारा उनके कानों में गूंजता था। जनरल के.एस. थिमैया की जीवनी थिमैया एन अमेजिंग लाइफ के मुताबिक राजनीतिक नेतृत्व भले ही उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा था और उसके नशे में चूर था, लेकिन भारतीय सेना चीन के इस बड़े खतरे को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन भारतीय सेना उस समय मजबूर थी, क्योंकि सेना के पास ना तो तब संसाधन थे और ना ही सेना के पास पर्याप्त बजट था। उस वक्त हमारी सेना का बजट सिर्फ 305 करोड़ रुपए था, और इन मजबूरियों के बावजूद जनरल थिमैया ने चीन के खतरे को समझा और चीन से जुड़ी सीमा पर 2 युद्ध अभ्यास उन्होंने करवाए। इन युद्ध अभ्यासों से यह बात सामने आई कि चीन की सीमा पर तब उपलब्ध भारतीय सैनिकों की संख्या और सैन्य उपकरण चीन से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ना तो हमारे सैनिक पर्याप्त थे और ना ही हमारे पास हथियार थे कि हम चीन जैसी फौज से लड़ सकें। इससे जुड़ी सिफारिशों को तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के पास भेजा गया, लेकिन इन सिफारिशों को इसलिए यह सेना प्रमुख की जिम्मेदारी थी कि सीमा की रक्षा करने के लिए रणनीतिक जरूरतों के वो तब के रक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया। जनरल थिमैया की जीवनी के मुताबिक थिमैया के बारे में वो राजनीतिक नेतृत्व को समझाएं, देश की लीडरशिप को समझाएं। तत्कालीन रक्षा मंत्री इस बात को समझते थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन दोनों में से वी.के. कृष्ण मेनन ने तो उनकी बात कभी सुनी ही नहीं। इसलिए जब रक्षा मंत्री ने किसी को कोई भी सैन्य अनुभव नहीं है और सैन्य मामलों की जानकारी भी नहीं है, इस सेना प्रमुख की बात नहीं सुनी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी सिफारिशें नहीं मानी और देश खतरे में आ गया, तो जनरल थिमैया ने सीधे प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने की कोशिश की और उन्होंने पूरी स्थिति प्रधानमंत्री को बताने का फैसला किया, क्योंकि सीमा पर चीन के रवैये को देखकर जनरल थिमैया को यह अंदाजा हो चुका था कि चीन भारतीय सीमा में घुसने का इरादा अब पक्का कर चुका है और वो सीमा के किसी भी हिस्से पर एक बड़ी घुसपैठ या हमला कभी भी कर सकता है। ये भारत के सेना प्रमुख को समझ में आ गई थी बात, लेकिन रक्षा मंत्री को समझ में नहीं आ रही थी और इसलिए भारत के सेना प्रमुख ने यह तय किया कि अब वो सीधे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इन्हीं खतरों को समझकर जनरल थिमैया प्रधानमंत्री नेहरू के पास चले गए। प्रधानमंत्री नेहरू को उन्होंने एक एक बात मिलकर बताई और नेहरू ने उनकी बातें सुनी भी। जनरल थिमैया ने यह भी बताया कि कैसे रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन सेना अध्यक्षों की राय को सीधे खारिज कर रहे हैं। जनरल थिमैया ने यह भी कहा कि जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए नेता तो कोई भी बयान दे सकते हैं, लेकिन सीमा पर जो सच्चाई है उसे सेना प्रमुख होने के नाते वो छुपा नहीं सकते। इसलिए वो ये बातें आज प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। जनरल थिमैया ने यह सलाह दी
कि प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को बुलाएं और उन्हें हालात की गंभीरता के बारे में समझाएं और बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने जनरल थिमैया से कहा कि वो पहले रक्षा मंत्री मेनन से ही जाकर बात करें, सीधे उनके पास ना आए, क्योंकि सही तरीका यही है और वो प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रोटोकॉल क्या है कि सेना प्रमुख बिना रक्षा मंत्री को बताए सीधे प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता, इसलिए उसे जाना तो पड़ेगा रक्षा मंत्री के पास ही। बाद में रक्षा मंत्री ने जनरल थिमैया को इस बात पर बहुत फटकार लगाई और ये यहां तक कह दिया कि बिना रक्षा मंत्री की इजाजत के वो प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए। इन्हीं घटनाओं के बाद जनरल थिमैया ने अपना इस्तीफा देने का फैसला तब कर लिया था। सैन्य शक्ति का महत्व क्या होता है, इसे सबसे अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल समझते थे। हमारा दुर्भाग्य यह था कि आजादी के पहले ही नेताजी की मृत्यु हो गई और आजादी के 3 साल बाद सरदार पटेल का भी निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह कहा जाता है कि वो सेना के मामलों को सबसे कम महत्व देते थे और कहा जाता है कि आजादी से पहले जब एक बार भारत की रक्षा नीति के बारे में उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने कहा था कि भारत अहिंसा के विचारों पर चलता है, इसलिए भारत को किसी से कोई खतरा नहीं, हम अहिंसा के रास्ते पर ही चलते रहेंगे। नेहरू ने यहां तक कहा था कि सेना की जरूरत ही नहीं है, भारत के लिए तो पुलिस ही काफी है। लेकिन आजादी के तुरंत बाद कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले और फिर 1962 के युद्ध में चीन से हार ने उनके भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हम आज आपसे ये कह रहे हैं कि 1962 में अगर सही फैसले लिए गए होते, 1962 से कुछ वर्ष पहले से ही सही फैसले लेने शुरू कर दिए होते, चीन पर हमने अंधविश्वास ना किया होता, हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में हम इतने चूर ना रहे होते और हमने उस समय जनरल थिमैया की बात मान ली होती, तो शायद एक संभावना तो यह है कि चीन इतनी हिम्मत ही नहीं करता कि वो हम पर हमला करे, और दूसरा यह है कि अगर हमला हो भी जाता तो हम चीन का मुकाबला और अच्छी तरह से कर सकते थे। 1962 के युद्ध में सिर्फ सीमा पर दुश्मनी नहीं थे, बल्कि हमारे घर के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए थे। स्थिति वैसी ही थी जैसी आज है। आज भी आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान से लड़े या चीन से लड़े, वो तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो हमारे ही देश में बैठे हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारी टीम में हैं, लेकिन वो खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। और यही स्थिति 1962 में भी थी। ये दुश्मन कौन थे, आज आपको जानकर हैरानी होगी। ये थे भारत के वामपंथी, जो चीन के वामपंथियों को अपना भाई समझते थे और भारत चीन युद्ध में चीन का समर्थन कर रहे थे। इन लोगों का सपना था कि भारत में भी कम्युनिस्ट विचारधारा का शासन होना चाहिए, और चीन जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश बन जाएगा, ये सपना था। जब 1962 का युद्ध हुआ तो भारत के वामपंथियों के एक वर्ग ने यह कहते हुए चीन का समर्थन किया था कि यह युद्ध नहीं, बल्कि एक समाजवादी देश और एक पूंजीवादी देश के बीच का संघर्ष है। और यह तब हो रहा था जब भारत के वामपंथी उस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आप सीपीआई के नाम से जानते हैं, जो आज भी हमारे देश में एक विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी दल है। सीपीआई उस समय भी मुख्य विपक्षी पार्टी थी। सीपीआई उस वक्त पूरा देश हमलावर चीन को बाहर खदेड़ने की बात कर रहा था, लेकिन भारत के वामपंथी यह मानने को तैयार नहीं थे कि सीमा पर चीन ने हमला किया है। उनका मानना था कि उग्र रवैया भारत का था और हमलावर भारत है, चीन नहीं। जब पूरा देश अपनी सेना के जवानों के लिए खून दे रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका विरोध कर रही थी। सेना के जवानों को उस समय खून की बहुत जरूरत थी और खून बहुत सारे लोगों ने दिया था उस समय। सेना के जवानों को खून देने को सीपीआई पार्टी विरोधी गतिविधि मानती थी उस समय। यहां तक कि कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। इनमें ज्योति बासु, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे उस वक्त के युवा नेता भी थे, जिन्होंने कहा था कि चीन तो कभी हमला कर ही नहीं सकता। ज्योति बासु बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और देश के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, और हरकिशन सिंह सुरजीत भी देश के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई
चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि ज्योति बासु और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे नेताओं को जेल में डालना पड़ा था उस समय, सिर्फ इसी कारण से। ये वो नेता थे जो बाद में भारत के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसा हमने अभी आपको बताया। और आप जानते ही हैं, ज्योति बासु पश्चिम बंगाल के बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये भारत के कम्युनिस्टों की चीन के कम्युनिस्टों के प्रति ऐसी वफादारी थी जिसमें देश के साथ गद्दारी करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। चीन के प्रति इसी वफादारी की वजह से भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन भी हुआ। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी थी, लेकिन भारत और चीन युद्ध के 2 वर्ष बाद इस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। चीन का समर्थन करने वाले गुट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई से अलग होकर एक नया दल बना लिया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के नाम से जाना जाता है। तब सीपीआई में वो लोग बचे जो संकट के वक्त देश का साथ देने को सही मानते थे, और सीपीएम में वो लोग चले गए जो चीन को ही अपना मसीहा मानते थे, जो चीन की विचारधारा से बिल्कुल सहमत थे। तो आज हमने इतिहास की कुछ बातें आपके सामने स्पष्ट की हैं जो हो सकता है आपको पहले ना बताई गई हो। यहां पर हम 6 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज ब्रेक थोड़ा लंबा होगा, 6 मिनट का ब्रेक होगा। इस दौरान आप चाहें तो अपने कुछ काम कर सकते हैं, आपके पास 6 मिनट का वक्त है। और 6 मिनट के बाद हम केरल में इंसानों के हाथों मारी गई एक हथनी, जिसका नाम हमने विनायकी रखा है, विनायकी की बात करेंगे। विनायकी के साथ कुछ इंसानों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, और आज विनायकी को न्याय दिलाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है, जिसके बारे में हम आपके साथ ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.